तो अभी हम डिस्कस करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। उससे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म कब हुई थी और इसके कौन ऐसे मेंबर्स थे जो उसके फाउंडिंग मेंबर कहलाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये एक बहुत ही ओल्डेस्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी उस समय 8 पार्टीज़ हुआ करती थी, 8 नेशनल पार्टीज़ हुआ करती थी, उसमें से एक ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती है, ठीक है? उसके बाद ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये आज के कानपुर के अंदर फॉर्म की जाती है एंड ये जो पार्टी है इसको फॉर्म किया जाता है 26 दिसंबर 1925 के अंदर। इसके फाउंडर माने जाते हैं एम.एन. रॉय और उनकी वाइफ एल्विन ट्रेंट, उसके बाद अबानी मुखर्जी, एम.पी.टी. आचार्य और जो घाटे जो थे इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी माने जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। Under the impact of successful socialist revolution 1917 in Russia, as well as under the influence of the growing popularity of Marxism, socialist liberal and organization were formed in इंडिया। तो ये कहते हैं कि जैसे ही जो सक्सेसफुल हमें देखने को मिलता है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होता है रशिया के अंदर, यूएसएसआर के अंदर, जो मतलब सोशलिस्ट सरकार वहाँ पे खरी उतरती है, सक्सेसफुल होती है, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से और जो मार्क्सिज्म जैसी आइडियोलॉजी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी पूरी दुनिया के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारी सोशलिस्ट और लिबरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। तो वहीं से हमें इसके जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इसके ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। अगर 1924 की बात करें तो ऑल सच ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड अ जॉइंट कॉन्फ्रेंस एट कानपुर एंड फॉर्म्ड अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो क्या होता है कि जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जितनी भी लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस थी, यूनियंस थी, इन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया कानपुर के अंदर, जो कि आज का कानपुर है। उसके बाद क्या होता है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने आप को वो एक पार्टी के अंदर तब्दील कर देते हैं, पार्टी एक अपने नाम को दे देते हैं, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है? ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, सीपीआई जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ये हमेशा अपनी फेथ जो था, जहाँ अपनी जो आइडियोलॉजी जिसको वो ये फॉलो करते थे, वो थी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म। अगर हम मार्क्सिज्म की बात करें तो मार्क्सिज्म आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जिसमें कार्ल मार्क्स जो है वो एक फिलॉसफी, अपनी एक आइडियोलॉजी देते हैं जिसके अंदर वो मार्क्सिज्म को प्रमोट करते हैं, जिसमें हमेशा वो वर्कर क्लास की बात करते हैं, जिसमें वो जो पूंजीवाद लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनको जड़ से उखाड़ देने की बात करते हैं और जितना भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको जो लिबरल क्लास हैं, जहाँ जो एक्सप्लॉइटिंग क्लास, जो पोर क्लास है, उसके हाथ में चली जाए। और लेनिन जो थे वो उस समय के रशिया के जो थे, मान लीजिए आप एक लीडर थे, या जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री इंडिया के हैं, उस समय रशिया के लेनिन हुआ करते थे। तो वो कहते हैं कि जो लेनिन थे वो हमेशा उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने इंडिया और अपने रशिया के अंदर रेवोल्यूशन लाया, तो उन्होंने जो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी थी, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी, उसको उन्होंने लेनिन ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, अपने तरीके से यूज़ किया अपने रशिया के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है और वहाँ पे एक सोशलिस्ट सरकार जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। एंड थ्रू रेवोल्यूशनरी मीन्स, तो मतलब इनके जो मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा इसी विचारधारा के ऊपर टिकी है, इसी चीज़ के ऊपर टिकी है कि कोई भी चीज़ जो है उसको आप रेवोल्यूशन लाओगे, देन उसके बाद उसको चेंज करोगे या उसको उखाड़ फेंक दोगे। 1934 की बात करें तो गवर्नमेंट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बैन कर दिया, उनके लीडर को भी अरेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ देर बाद उनको फिर से वहाँ से जो अरेस्ट किए गए लीडर थे उनको छोड़ दिया जाता है। अगर हम 1942 की बात करते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके अपोज में क्विट इंडिया मूवमेंट, जो मतलब 1942 की अगर हम बात करते हैं तो उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट लोग थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है वो अपोज किया और उन्होंने सोवियत यूनियन के इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट किया सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, और उसका वो जो है साथी बने रहे उसके अंदर, ठीक है? एंड जो बैन था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर वो वहाँ से हटा दिया जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी अपनी पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू कर देती है इंडिया के अंदर भी, ठीक है? एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस कम्युनिस्ट पार्टी ने ये डिसाइड किया कि हम भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शंस को लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट कर दिया कि हम पीसफुल मीन्स को अपनाएँगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को अपनाएँगे, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगी, एंड आल्सो बी यूज्ड फॉर प्रमोटिंग एन इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास। तो मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा जो है वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, उनको इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करती है। उसके बाद अगर हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो आइडियोलॉजी जो थी इनकी, वो ये हमेशा उन प्रिंसिपल्स की ओर कमिटेड थे, जैसे सेकुलरिज्म की अगर हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं। नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करते हैं। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जिसमें वो किसी भी सुपर पावर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही वो ईस्टर्न फैक्शन को कर रहे हैं और ना ही वेस्टर्न फैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब नॉन अलाइनमेंट को ये सपोर्ट करते हैं, स्टैंड स्टिल, खुद के दम पे ये रहना चाहते हैं। मतलब किसी भी दूसरे जो फैक्शन थे, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे जो था, एक यूरोपियन साइड कंट्रीज़ चली गई थी जिनको हम वेस्टर्न कंट्रीज़ बोलते थे, और एक जो ईस्टर्न साइड कंट्री जो हमारी एशियन कंट्रीज़ थी, वो एक साइड हो गई थी। तो इंडिया जो था, या जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग थे, ये नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट करते हैं कि हम किसी के साथ भी नहीं खड़े हैं, ठीक है? एंड अपोजिशन टू द इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, जो इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म जैसी फोर्सेस थी, तो मतलब आपको समझ आ ही रही होगी कोलोनियलिज्म क्या होता है। कोलोनियलिज्म वो होता है जैसे ब्रिटिश ने हमारी इंडिया को कोलोनलाइज़ करके रखा हुआ था, मतलब मेडिवल टाइम से लेके मॉडर्न 1947 तक, तो उसको कोलोनियलिज्म कहा जाता है। तो उन जैसी फोर्सेस को भी ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है। उसके बाद आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ एंटी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस, एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट्स इन द सोवियत यूनियन,
socialist states erstwhile Europe Communist Party and the Communist Party all over the world मतलब being struck to ideological commitments। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे ही पूरी दुनिया के अंदर एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट्स चलना शुरू हो गई, पर्टिकुलरली अगर हम सोवियत यूनियन की बात करते हैं तो उसमें भी हमें एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट्स वहाँ पे उभरती हुई देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी सोशलिस्ट स्टेट्स थी, अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी एंटी कम्युनिस्ट जो थी मूवमेंट चलना शुरू हो गई। और इससे क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी पूरी दुनिया के अंदर थी, वो इस चीज़ की स्ट्रगल में जुट जाती हैं, या उनको इस चीज़ में स्ट्रगल फेस करना पड़ता है कि अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रहे थे वो, ठीक है। उसके बाद इट स्टैंड कमिटेड टू द सिक्योरिंग फॉलोइंग, तो इन सारी चीज़ों के लिए वो कमिटेड रहते हैं, पढ़ने के हैं। व्हाइल एक्सेप्टिंग दैट सोशलिज्म इज द फाइनल गोल, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होल्ड दैट कीपिंग इन द व्यू दैट इंडियन इन्वायरमेंट इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड एज इमीडिएट गोल। तो ये कह रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि हमारा जो सोशलिज्म है वो फाइनल गोल है, लेकिन इंडिया के इन्वायरमेंट को देखते हुए ये कहते हैं कि हम इस चीज़ को इतनी जल्दी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये समझ लिया, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो सोशलिज्म है वो हमारा फाइनल गोल है, जैसे भी करके हमने सोशलिज्म को एस्टेब्लिश करना है। एंड लेकिन फिर ये देखते हैं कि जो इंडिया का इन्वायरमेंट चल रहा है, जो इंडिया की पॉलिटिक्स चल रही है, जो इंडिया की सिचुएशन है, उसको देखते हैं और ये कहते हैं कि जो सोशलिज्म जैसे गोल है उसको हम इतनी जल्दी पूरा नहीं कर सकते। एंड जो आज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो डेमोक्रेटाइजेशन और सोशियो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम इसमें बिलीव करती है कि हम डेमोक्रेटाइजेशन को प्रमोट करेंगे, और जो सोशियो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो भेदभाव हो रहा है इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर लोगों के साथ या सोशल बेसिस के ऊपर, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे सिस्टम के अंदर, ठीक है। एंड दिस कैन बी अचीव्ड, और ये अचीव कर मतलब कर लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सोशलिज्म जैसे वो तो बिल्कुल भी अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड बिलीव द सीपीआई एंड ओनली बाय लेफ्टिस्ट एंड डेमोक्रेटिक यूनिटी, और ये बिलीव किसके द्वारा किया जाता है, लेफ्टिस्ट और डेमोक्रेटिक यूनिटी चाहते हैं, लेफ्टिस्ट के द्वारा बिलीव किया जाता है और ये डेमोक्रेटिक यूनिटी को चाहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाले, ठीक है। उसके बाद फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप दैट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फेवर ऑल आउट स्ट्रगल अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ सक्सेशनिज्म। तो वो कहते हैं कि अगर हमें एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप को प्रिजर्व करके रखना है, तो वो इस चीज़ को फेवर करते हैं कि जितनी भी स्ट्रगल्स या जितनी भी जो फोर्सेस चल रही हैं, उन सब को अपोज किया जाए। जैसे सक्सेशनिज्म जैसी जो फोर्सेस चल रही हैं, जो स्ट्रगल चल रही हैं, सक्सेशनिज्म क्या मतलब क्या होता है, जिसमें एक स्टेट जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करती है। अगर मान लीजिए कि इंडिया के अंदर जो आंध्र प्रदेश स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वो चाहती हैं कि हम बिल्कुल इंडिया से सेपरेट होना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक क्या होती है कि स्ट्रगल शुरू हो जाती है, वहाँ पे इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है, तो उन सारी चीज़ों को ये फेवर करते हैं, ठीक है। सेटअप द कम्युनिस्ट पार्टी फेवर ऑल आउट स्ट्रगल अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ सक्सेशनिज्म, मतलब कि उस चीज़ के अंदर उस चीज़ को फेवर करते हैं कि जो सक्सेशनिज्म जैसी फोर्सेस है, उनके अगेंस्ट में जितनी भी स्ट्रगल्स हैं उनको रोक लो। एंड जो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मिनॉरिटीज एंड प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस फॉर द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिज्म एंड द हेटेड अमंग द कम्युनिटीज, तो वो इस चीज़ के भी फेवर में है कि जितनी भी मिनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट हैं, जो भी वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और उस चीज़ को प्रिजर्व करने की, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि कोई रिलीजियस प्लेस हो, उसको यूज़ ना किया जाए, ताकि जैसे कम्युनलिज्म जैसी भावनाओं को लोगों के बीच में डाला जाए, जो कोई ऐसी हेटेड फैलाई जाए लोगों के बीच में। तो कम्युनलिज्म का क्या मतलब होता है कि जिसमें आप दो धर्म के लोगों को जो है वो सेपरेट कर देते हो, हिंदू मुसलमान करते हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कम्युनिस्ट के अनुसार, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि अगर हमें डिसेंट्रलाइजेशन को अचीव करना है, या डिसेंट्रलाइजेशन को इंडिया के अंदर सिक्योर करना है, जहाँ हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी देनी है स्टेट्स के लिए, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ सजेशंस दी हैं। वो सजेशन इस प्रकार हैं कि जो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन है उसको फिर से देखा जाए, और ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को लाया जाए। उसके बाद जो ग्रेटर ऑटोनॉमी है देनी चाहिए हमें स्टेट्स को। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें, जो डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट शुड बी रिकंस्ट्रक्टेड, मतलब जो आपने लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो फाइनेंशियल रिलेशंस आपने डिफाइन किए हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशन के अंदर, उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उनको फिर से देखा जाए, ताकि जो अच्छे तरीके से उनको जो है वो ऑटोनॉमी प्रदान की जा सके स्टेट्स को। उसके बाद सुइटेबल मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड फॉर प्रिवेंटिंग एनी मिसयूज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स, तो कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएँ जिसकी वजह से क्या हो कि जो मिसयूज पावर का होता है गवर्नर के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा, वो कम हो जाए। एंड जो आर्टिकल 356 है उसको डिलीट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो 356 कौन सा होता है, ये नेशनल इमरजेंसी का होता है, स्टेट इमरजेंसी का कोई ऐसा ही कुछ होता है। एंड द फेट ऑफ एवरी स्टेट गवर्नमेंट शुड बी डिटरमाइंड ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टेट विधानसभा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो फेट है, जो हर एक स्टेट गवर्नमेंट का, वो इस चीज़ के ऊपर डिटरमाइन किया जाए कि उस स्टेट की विधानसभा कैसी है, तो फेट का मीनिंग देख लेना, ठीक है। एंड फॉर सिक्योरिंग डिसेंट्रलाइजेशन मोर पावर एंड रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर टू द लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन, तो अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन को सिक्योर करना है, आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे रिसोर्सेज को, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को ट्रांसफर करना पड़ेगा लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जैसे म्यूनसिपल्स हो गए, पंचायत हो गए, इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। उसके बाद द इंडियन इकोनॉमी शुड बी मेड सेल्फ रिलायंस एंड डेमोक्रेटिक, तो मतलब जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हमें सेल्फ रिलायंट बनाना है, हमें इम्पोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया के अंदर एक सेल्फ रिलायंट डेवलपमेंट होगी। उसके बाद इस पर्पज़ के लिए कुछ ऐसे स्टेप लिए जाएँ, जैसे फॉर अरेस्टिंग द डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस,
मतलब जो ऐसी कंडीशंस हैं जो हमारी डिटोरेटिंग, मतलब जो हमारी मतलब कुरेद रही हैं चीज़ों को, जो ऐसी हमारी इकोनॉमी को खरीदने वाली चीज़ें हैं, उनको आपको क्या करना है, अरेस्ट करना है। एंड इमीडिएट मेजर शुड बी इनिशिएटेड फॉर चेकिंग द रैपिडली इंक्रीज फिजिकल डेफिसिट एंड द फॉरेन डेब्ट। मतलब जो हमारा फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो सरकार है उसके ऊपर कर्जा बढ़ता जाता है, और उसको फिर से उन्होंने डिफाइन कर दिया कि फॉरेन डेब्ट जो हो रहा है, हम जो बाहरी कंट्री से, आईएमएफ से, वहाँ से लोन लेते जा रहे हैं, उसको रैपिडली चेक किया जाए, और उसके लिए कुछ इमीडिएट मेजर जो है वो लेने चाहिए हमें। एंड द पब्लिक सेक्टर शुड बी स्ट्रेंथन फॉर द सिक्योर्ड प्लान डेवलपमेंट। जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, उसको एक सिक्योर्ड प्लान लेने की ज़रूरत है, ताकि जो डेवलपमेंट है वो बढ़ सके। एंड द वर्कर पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट शुड बी सिक्योर्ड। जो वर्कर्स की पार्टिसिपेशन है इंडस्ट्रीज के अंदर, उसको सिक्योर किया जाए, उनको जो उनकी वर्किंग हावर्स है उसको देखा जाए, उनकी वेजेस को देखा जाए। एंड वेस्टफुल पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी एलिमिनेटेड। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए उनको, ऐसा वेस्ट में जा रहा है जो जिसका कोई मतलब बनता ही नहीं है, वो वेस्ट में ही एक्सपेंडिचर करते जा रहे हैं, खर्चा करते जा रहे हैं, उसको एलिमिनेट करना है। एंड एडिशनल टैक्सेस शुड बी लेविड ऑन द अर्बन एंड द रूरल रिच एंड द पीपल इन जनरल शुड बी हैव गिवन अ टैक्स रिलीफ। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है कि जो अर्बन लोग हैं, जो शहर के रहने वाले लोग हैं, और साथ ही जो अमीर लोग हैं, उनके ऊपर आपको क्या करना है, एडिशनल कुछ और टैक्स लगाने हैं। एंड जो जनरल पब्लिक है उसको क्या करना है, आपने टैक्स रिलीफ प्रदान करनी है, ताकि वो भी अपलिफ्टमेंट हो सके उनकी। फॉर कर्बिंग मोनोपोली द स्मॉल सेक्टर एंड द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप। तो आपको क्या करना है कि जो मोनोपोली चल रही है कुछ ही कंपनीज की, या कुछ ही फैक्ट्रीज की, या कुछ ही डिपार्टमेंट्स की, उसको आपने क्या करना है, कर्व करना है, रोकना है। और आपको क्या करना है कि जो स्मॉल सेक्टर्स हैं, जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, जो हमारे देश के द्वारा बनाई गई जो टेक्नोलॉजी है, जो देश की हमारी खुद की फैक्ट्रीज हैं, उनको आपने क्या करना है, डेवलप करना है, प्रमोट करना है। तो ये सारी हमारी रह जाती है आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगर हम इलेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो जैसे 1951 के अंदर इलेक्शंस होती हैं, 1952 के अंदर फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस होती हैं, उसके अंदर ये 16 सीट्स जो है वो जीत जाते हैं। सेकंड लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो इनकी 27 सीट्स आ जाती हैं। हाईएस्ट जो सीट्स रही हैं इनकी हमेशा सिर्फ थर्ड लोकसभा के अंदर रही हैं 29, उसके बाद इनकी जो है सीट्स हैं वो कम होती गई हैं। अगर हम 16 लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे इनकी एक सीट मिलती है इनको, एंड 17 लोकसभा की अगर हम बात करें 545 से 2 सीट्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मिलती हैं। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर 2 फैक्शंस हो जाती हैं। 2 तरह की कम्युनिस्ट पार्टी, या 2 पार्टीज़ के अंदर ये सेपरेट हो जाती है। एक हो जाती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, एंड दूसरी हो जाती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेनिन को फॉलो करने वाली, लेनिन की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली। अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मार्क्सिस्ट को समझने की कोशिश करें, तो इसको समझते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, उसको एब्रिविएट, मतलब उसको इस नाम से भी पुकारा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई एम, सीपीएम। तो ये सारी इसकी एब्रिविएशन है, या शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हो। And Communist Party of India. It is the largest communist party in India in terms of membership and electoral seat, and one of the national parties of India. The party emerged from the split of the Communist Party of India in 7 November 1964. मतलब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, ये तब बनाई जाती है, तब उभरती हुई देखने को हमें मिलती है, जब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके अंदर हमें स्प्लिट देखने को मिलता है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि 2 हिस्सों में वो बँट जाती है। तो ये कब होता है, 1964 के अंदर होता है। एंड हाउएवर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर लीडर्स की अगर हम बात करें, तो ईएमएस नंबो नंबोर द्रप्त, ठीक है। ये जो द होल्ड दैट हिस्ट्री ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इज ओल्ड एंड हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो ये होल्ड करते हैं कि ये बड़े पुराने लीडर हैं। इन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की हिस्ट्री को भी देखा है, क्योंकि ये पहले के लीडर रहे हैं, एंड होल्ड एज अ हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। और ये कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो रोल प्ले किया है, उसकी ये बात करते हैं। एंड व्हाट हैपेंड इन 1964 वाज ओनली फॉर्मलाइजेशन ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस व्हिच हैज बीन डेवलपिंग सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 1964 द स्प्लिट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी केम ओवर द टू इश्यूज। तो जो स्प्लिट होता है वो दो तरीके से, दो इशू के ऊपर होता है। मतलब द नेचर ऑफ द रिलेशन ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट विद द सोवियत एंड द चाइनीज कम्युनिस्ट। तो मतलब उस वजह से होता है कि जो कुछ ऐसी लोग थे जिनके जो रिलेशंस थे कम्युनिस्ट के साथ, पर्टिकुलरली सोवियत कम्युनिस्ट के साथ, और जो चाइनीज कम्युनिस्ट थे उनके साथ रिलेशन की वजह से इसके अंदर हमें एक स्प्लिट देखने को मिलता है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो नेचर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, और उसका रिलेशन विद कांग्रेस व्हिच वाज इन पावर इन इंडिया एट दैट टाइम। तो मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का रिलेशंस है कांग्रेस के साथ, उसकी वजह से भी इसका हमें स्प्लिट देखने को मिलता है, या उसकी वजह से भी हमें 1964 के अंदर स्प्लिट देखने को मिलता है। उसके बाद सम टॉप लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड टू फॉर्म अनदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, बिकॉज़ दे वांट नॉट प्रिपेयर्ड टू क्या लिखा है, ban Chinese communism and aggressive ideology favoring the expansionism. They were not happy with the acceptance of the peaceful coexistence of the Soviet communists. They want more favorably inclined to the Maoist line of the confrontation with the capitalist, and they were also not willing to indict China for aggression against in India 1950. And they felt that Soviet country of China can never behave as imperial power. And since 1964, CPM has been an important player in Indian politics. तो ये कह रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट थे, वो इस चीज़ के इस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर नहीं थे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के अंदर है, जो कम्युनिज्म चाइना के अंदर है, वो एक एग्रेसिव आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उस चीज़ को फॉरवर्ड करते हैं, और
और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो उसको फेवर करने लग गई थी। और कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ मार्क्सिस्ट की लाइन पे चलना चाहते हैं, जो माओइस्ट की लाइन थी उसके ऊपर चलना चाहते थे, और जो कन्फ्रंटेशन है कैपिटलिस्ट के साथ उसको जारी रखना चाहते थे। ठीक है, तो तभी जाके इसके अंदर हमें फैक्शन देखने को मिलता है। यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि दे वर नॉट हैप्पी विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ द सोवियत कम्युनिस्ट। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाले थे, ये हैप्पी नहीं थे कि जो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो सोवियत कम्युनिस्ट है वो पीसफुल तरीके से एग्जिस्ट कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे कि ये ज़्यादा इंक्लाइन हमें देखने को मिलते हैं माओइस्ट लाइन की तरफ। माओइस्ट एक लीडर थे, डिक्टेटर थे, जो कि कन्फ्रंटेशन मतलब संघर्ष करते थे कैपिटलिस्ट के साथ, जो पूंजीवादी लोग थे, जिनके साथ जो थे ज़्यादा हमें रिसोर्सेज जिन्होंने होल्ड करके रखे थे। एंड दे वर नॉट विलिंग टू इंडिक्ट चाइना फॉर एग्रेशन अगेंस्ट इन इंडिया 1962। तो वो इस चीज़ के समर्थन में नहीं थे कि जो चाइना अग्रेशन कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट, जैसे 1962 के अंदर चाइना इंडो चाइना वॉर होती है, तो उस चीज़ के फेवर में ये नहीं थे। दे फेल्ट दैट सोशलिस्ट कंट्री लाइक चाइना कैन नेवर बिहेव एन इंपीरियल पावर। तो वो ये सोचते थे कि जो सोशलिस्ट कंट्री हमेशा जैसे होती थी वैसे एक चाइना कंट्री है, और वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है जैसा वो कर रही है, इंपीरियल पावर की तरह वो बढ़ रही है, क्योंकि वो एनेक्स करना चाहती थी भारत को 1962 की वॉर के अंदर, इंडो चाइना वॉर के अंदर। एंड सिंस 1964 जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट थी वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाती है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा मेंशन कर लेना है कि लाइन लिख के। एंड अगर हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथ करने की बात करते हैं। ये एडवोकेट करते हैं, मतलब इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं कि द नीड फॉर फाइटिंग फॉर द फोर्सेज ऑफ अथॉरिटेरियन, मतलब द नीड फॉर फाइटिंग द फोर्सेज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। जो अथॉरिटेरियनिज्म की फोर्सेस हैं, अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जिसमें कंप्लीट जो कंट्रोल है वो सरकार के पास चला जाता है, जो कंप्लीट पावर जो है वो सरकार के हाथ में चली जाती है, उस चीज़ की अगेंस्ट फाइट करने की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए जाएँ, उनकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी बेटर प्रोटेक्शन हो। जितने भी रिप्रेसिव लॉज हैं उनको टर्मिनेट किया जाए, बदला जाए, उनको खारिज किया जाए। एंड इट फेवर द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स को भी फेवर करते हैं। वो चाहते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हो इंडिया के अंदर। ऐसे कौन सा है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। और वो चाहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो। तो इंडिया कौन सा फॉलो करता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। स्ट्रेंथनिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको फिर से स्ट्रेंथ किया जाए, मतलब उसको अच्छे तरीके से देखा जाए। एंड रिफॉर्मिंग द जुडिशरी फॉर सिक्योरिंग इट्स इंडिपेंडेंस, और जुडिशरी को रिफॉर्म करने की बात करते हैं ताकि उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो बनी रहे। एंड सिक्योरिंग ईजी एक्सेस टू जस्टिस इन द कॉमन पीपल, फॉर द कॉमन पीपल। तो वो चाहते हैं कि जो कॉमन पीपल के लिए जस्टिस जो है वो एक्सेसिबल हो जाए। कम्युनिस्ट पार्टी स्टैंड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल सिस्टम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, जो सेंटर स्टेट रिलेशन का जो होल सिस्टम है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। एंड ग्रांट फॉर मोर पावर एंड ऑटोनॉमी टू द स्टेट, वो ये भी चाहते हैं कि स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जाए, उनको ऑटोनॉमी दी जाए। एंड जो आर्टिकल 356 है उसको डिलीट किया जाए, ये भी आपने पहले ही पढ़ा होगा। एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करते हैं, तो साइंटिफिक सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं ये। तो फॉर प्रिजर्विंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, द कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट वांट द मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल फॉर अपोजिंग द force of separatism, communalism, and secessionism, and for the maintaining a strict vigilance over the forces of imperialism and try to weaken out nation, and trying to फोर्सेज ऑफ इंपीरियलिज्म विच आर ट्राइंग टू वीकन आउट द नेशन, मतलब जैसी फोर्सेज इंपीरियलिज्म जैसी फोर्सेज हो गई जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहती हैं या कमज़ोर करती हैं, उन सारी चीज़ों को, उन सारी फोर्सेज को ये अपोज करते हैं। जैसे सेपरेटिज्म की फोर्सेज हो गई, कम्युनलिज्म की फोर्स हो गई, धर्म के आधार पे जो दंगे फसाद होते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ एक ही धर्म को ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हो। सक्सेशनिज्म जैसी मैंने आपको समझाया कि जो भी कोई स्टेट जो है वो ऑटोनॉमी मांगती है, ऑटोनॉमी नहीं, वो कंप्लीट सक्सेशनिज्म मांगती है, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगती है, उस चीज़ को ये अपोज करते हैं। एंड रिगार्डिंग द राम जन्मभूमि वर्सेज बाबरी मस्जिद इशू, अब यहाँ पे आ जाता है कि जो राम जन्मभूमि का जो इशू था और जो बाबरी मस्जिद का इशू था उसके रिलेटेड इनका क्या स्टैंड था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने फेवर किया एंड टू ऑल मूवमेंट्स बीइंग रन बाय द वेरियस ग्रुप ओवर दिस इशू, उन्होंने सभी जो कम्युनिस्ट पार्टी ने जितनी भी मूवमेंट्स इस इशू के ऊपर रन कर रही थी उन सभी को उन्होंने सपोर्ट किया। एंड द डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व आइदर बाय डायरेक्ट टॉक थ्रू अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट, तो वो चाहते थे कि जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को रिलेटेड, वो डायरेक्ट टॉक के साथ, डायरेक्ट बातचीत के साथ सुलझे, या जो कोर्ट का डिसीजन आए उसके साथ सुलझाओ उसकी। उसके बाद फर्दर लॉ शुड बी इनेक्ट फॉर मेंटेनिंग द स्टेटस को एंड प्रिवेलिंग एज प्रिवेल ऑन 15 अगस्त 1947 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजियस प्लेसेस। ठीक है, तो वो चाहते थे कि जो लॉ है वो इस तरह से इनेक्ट हो जैसे जो स्टेटस को बना हुआ है वैसा ही रहे। ठीक है, and in respect of the problems of Assam and JNK, the CPM hold that a legitimate demand of the people of these states should be accepted। तो जो असम का इशू था, जो JNK का इशू था, JNK का इशू क्या था, वो भी चाहते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें मिल जाए। तो पर्टिकुलर जो PDP पार्टी थी, तो उस चीज़ों को ये कहते हैं कि उन स्टेट के लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको कंसिडर किया जाए। एंड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल ऑफ दिस स्टेट शुड बी इंश्योर देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज एंड इमीडिएट स्टेप शुड बी इनिशिएटेड रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। तो वो चाहते थे कि इन लोगों की जो है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, जो अलग अलग आइडेंटिटीज है, जो अलग अलग कल्चर है इनके, इनको प्रोटेक्ट किया जाए और इनके समर्थन में कुछ ऐसे स्टेप लिए जाएँ ताकि इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। एंड देयर इज़ अ नीड टू सिक्योर द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन
इकोनॉमी फॉर द क्लचेस ऑफ द वेस्टर्न डोमिनेटेड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। तो वो कहते थे कि हमें ऑटोनॉमी को इंश्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो वेस्टर्न डोमिनेटेड जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उसकी जकड़ में फँस गई है। उसकी जैसे अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की जो एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ की बात करें, तो इसकी जो क्लचेस है, मतलब क्लचेस क्या होती है, इसकी जकड़ में आ चुकी है हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है, और हमें क्या करना है कि ऑटोनॉमी हमें इंडिया को देनी है, अपनी इकोनॉमी को हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। एंड द डायरेक्शन गिवन बाय द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक शुड नॉट बी फॉलोड एंड सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस शुड बी मेंटेन एंड स्ट्रेंथन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द अल्टरनेटिव एंड इंडिजिनियस रिसोर्सेज। तो क्या करना है कि हमें सेल्फ रिलायंस होना है, सेल्फ डिपेंडेंस होना है, हमें अपने आप को जो है वो डेवलप करना है, अपनी जो इंडियन इंडिजिनियस रिसोर्सेज है उनको यूज़ करना है। इंडिजिनियस रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हमारे देश के अंदर जो बन रहे रिसोर्सेज, उनको इंडिजिनियस रिसोर्सेज बोलते हैं, तो उनको हमें यूज़ करना है। तो ये आती है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट की जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है। आइडियोलॉजी हमने डिस्कस कर ली। इलेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो फोर्थ लोकसभा के अंदर 1964 के अंदर इसका स्प्लिट हमें देखने को मिलता है, और 1967 के अंदर ये इलेक्शंस लड़ते हैं, जिसको हम फोर्थ लोकसभा इलेक्शन भी बोलते हैं, जिसके अंदर इन्होंने 19 सीट्स को सिक्योर कर लिया। और उसके बाद फिफ्थ लोकसभा इलेक्शन की बात करें, यहाँ पे ये 25 सीट्स को जीत पाते हैं। सेवंथ लोकसभा के अंदर ये हाईएस्ट जीत पाते हैं, और उसके बाद नहीं, सेवंथ नहीं, 14th लोकसभा के अंदर ये 43 सीट्स जीत लेते हैं। उसके बाद 16th और 17th लोकसभा के अंदर 9 और 3 सीट्स इनको मिलती हैं, और इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ हमारा जो 3.4 है, आइडियोलॉजीज एंड द इलेक्टोरल परफॉर्मेंस ऑफ अलग-अलग पार्टी, जैसे नेशनल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, उनको हमने डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम 4.1 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को।